नमस्कार साथियों, हमारी चल रही थी शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों में हम लोग पढ़ रहे थे निगमन विधि। आज हम लोग शुरू करेंगे। आगमन विधि को हमने कर लिया है, व्याकरण शिक्षण हमारा चल रहा है, ये आपको पता है। तो निगमन विधि शुरू करते हैं। और निगमन विधि बहुत अच्छी शिक्षण विधि है क्योंकि यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखिए निगमन विधि से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। निगमन विधि वैश्विक स्तर पर इस विधि का प्रतिपादन, यानी कि निगमन विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? प्लेटो ने किया था। किस स्तर पर? अगर विश्व स्तर पर बात करें तो निगमन विधि का जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो है हमारे प्लेटो। वह अरस्तु रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? प्लेटो या फिर अरस्तु के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था। याद रखना, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि इस विधि का प्रतिपादन यानी कि निगमन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो प्लेटो व अरस्तु को आपको करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है महर्षि पाणिनि। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी विधि है मतलब ये, और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है भैया ना। देखो अगला पॉइंट है, व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक नियम या सिद्धांत का ज्ञान बालकों को पहले करवाता है। याद रखना, नियम या सिद्धांत का ज्ञान, नियम के दो या सिद्धांत के दो, बात एक ही है। अगर कोई भी शिक्षक है बालकों को व्याकरण पढ़ा रहा है तो नियम और सिद्धांत का ज्ञान उन बालकों को पहले दे रहा है, जो हमारे यहाँ पर चलता है, जो भी अब शिक्षण जो पद्धति चल रही है, ये आपको पता है। ज्ञान बालकों को पहले करवाता है एवं उसके बाद उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करवाता है। उसके बाद उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करवाता है, जैसे हम लोग करते ही हैं, उसे क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि संस्कृत में या हिंदी में इस विधि का प्रतिपादन जो है किसने किया? महर्षि पाणिनि ने किया था। और इस विधि में क्या देखा जाता है? पहले बच्चों को नियम सिखाए जाते हैं, फिर उन नियमों को उदाहरणों के ऊपर एप्लीकेल किया जाता है या उन उदाहरणों को उस पर लागू किया जाता है उदाहरणों के ऊपर। तो ये निगमन विधि होती है। बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई है, इनमें से भी एक न एक परिभाषा जरूर पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले परिभाषा है यहाँ पर लैंडन की परिभाषा आ जाती है बहुत सी बार। देखो, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम को स्पष्ट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, निगमन विधि में पहले नियम को स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में उदाहरण दिए जाते हैं। तो यह निगमन विधि है। तो पहले नियमों को स्पष्ट किया जाता है, उसके बाद में उस उदाहरणों की व्याख्या की जाती है। तो लैंडन महोदय ऐसा कहते हैं इस विधि के बारे में। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। बहुत अच्छी विधि है, मतलब ये, इस बात का ध्यान रखें। अब का प्रयोग करके उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। यह परिभाषा लैंडन महोदय की हमने देख ली थी। अब आता है यहाँ पर निगमन विधि के प्रमुख पद या चरण या सोपान। तो निगमन विधि के कौन कौन से पद हैं या चरण हैं या सोपान हैं जो हमें देखने हैं। तो निगमन विधि के यहाँ पर 4 चरण दिए हुए हैं। 4 चरण मतलब 4 सोपान दिए हुए हैं, 4 पद दिए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निगमन विधि के इनमें से कौन सा पद या सोपान नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो क्या है, याद रखना, नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। सबसे पहला चरण होता है कि बच्चे को जो है नियम और या नियम कह दो या सिद्धांत कह दो, बात एक ही है, नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। दूसरा चरण है आपका नियम या सिद्धांत का उदाहरणों पर प्रयोग करना। पहले तो आपने नियम और सिद्धांत का ज्ञान करवाया, उसके बाद में नियम या सिद्धांतों का उदाहरणों पर प्रयोग किया, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? परीक्षण करोगे, तीसरा परीक्षण हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? सत्यापन या पुष्टि, ये नियम इस उदाहरण पर लागू हुआ या नहीं हुआ है। इस तरह से करना है आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाओगे, फिर नियम या सिद्धांतों को उदाहरणों पर लागू करोगे, फिर परीक्षण करोगे, फिर उसका सत्यापन या पुष्टि कर दोगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से निगमन विधि के 4 चरण होते हैं। इस तरह से हमने आगमन विधि के भी देखे थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। अब उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना,
तो ये पहला चरण है, नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के समक्ष कोई नियम या प्रस्तुत करता है। जैसे यहाँ पर आपको पता है ई या ई को ए में बदल देते हैं, उ या उ व में बदल जाता है, री जो है र में, री ल में, प्लस असमान या असवर्ण स्वर होता है वो तो यण संधि होती है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नियम बताते हैं, नहीं बताते हैं छात्रों को। तो पहले हम लोग नियम बताते हैं, तो नियम या सिद्धांत का ज्ञान पहले हम छात्रों को करवाते हैं। तो ये यण संधि का नियम इस तरह से होता है। दूसरा हमारा जो चरण है वो क्या है, दूसरा चरण क्या कहता है, दूसरा चरण कहता है ये देखो, उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करना। अब हमने नियम बता दिया, तो अब उस नियम का प्रयोग उदाहरण पे करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो, इसके अंतर्गत नियम बताने के नियम को उदाहरणों पर लागू किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण आ गया आपका परि प्लस आवरण, तो पर्यावरण बना। तो यहाँ कौन सा नियम लगा, ई प्लस आ नियम लगा, तो ई का यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया। तो यण संधि का नियम यहाँ पर लग रहा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है यहाँ पर सु प्लस आगतम, तो स्वागतम बन गया। तो उ प्लस आ, तो उ का क्या बन गया, व बन गया। तो पहले हमने बच्चों को क्या करवाया, नियम या सिद्धांत को बताया, फिर नियम और सिद्धांत को उदाहरणों पर हमने क्या किया, लागू किया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पर अगला जो चरण आता है वो तीसरा चरण क्या है इस विधि का, तीसरा चरण है आपका परीक्षण। अब आप क्या करोगे, परीक्षण करोगे। इसके अंतर्गत उदाहरणों में बताए गए नियम की जांच की जाती है। आपने पहले उनको नियम या सिद्धांत बताए, उसके बाद में नियम या सिद्धांत को आपने उदाहरणों पर लागू किया। अब आप परीक्षण करोगे। परीक्षण का मतलब होता है कि आपने जो उदाहरणों पर नियम लागू किया है वो सही है या नहीं है। इस तरह से आपको जांच करनी होती है। तो उपयुक्त उदाहरणों में ई उ री री के साथ असवर्ण या असमान वर्ण या स्वर का मेल हुआ है, अतः इनमें यण संधि मानी जाती है तथा यण संधि के नियमानुसार इनको क्रमशः य व र ल में बदला गया है। तो बिल्कुल सही है। तो नियम भी हमारा सही है, उदाहरणों में भी लागू हो गया। तो ये परीक्षण हमने कर लिया है यहाँ पर। फिर आगे क्या करेंगे, फोर्थ नंबर का आता है आप लोगों के लिए परीक्षण। उसी तरह से देखो देखते हैं यहाँ पर। अब फोर्थ नंबर का आपका जो चरण है वो भी देख लीजिए। अब आप क्या करोगे, सत्यापन या पुष्टि करोगे, नहीं करोगे। भाई आपने सबसे पहले सिद्धांत और नियम को बच्चों को बता दिया, उन सिद्धांत और नियमों को आपने उदाहरणों पर लागू कर दिया। अब आपने परीक्षण भी कर लिया है कि बिल्कुल सही है। अब आप क्या करोगे, वहां पर सत्यापन या पुष्टि करोगे कि बिल्कुल ये चीजें सही है, एकदम से सही है। तो फोर्थ नंबर का जो है निगमन विधि के फोर्थ नंबर का जो चरण है सत्यापन या पुष्टि, इसके अंतर्गत बताए गए नियम की सत्यता की जांच के लिए कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे देवी प्लस उपासना, तो देवी उपासना हो जाएगा। ई के बाद में अगर स्वर आता है तो ई को हम लोग क्या करते हैं, ये में बदल देते हैं। ये बिल्कुल सही है, परीक्षण भी कर लिया, पुष्टि भी कर दी। मधु प्लस आचार्य, तो मध्वाचार्य हो जाएगा। तो यहाँ ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ को हम लोग हुआ में बदल देते हैं। पितृ प्लस उपदेश, पितृ उपदेश हो जाएगा। री आ गया, री के बाद में असमान स्वर आ गया तो री को हम लोग र में बदल देते हैं। इसी तरह से री प्लस आकार, तो यहाँ पर लाकार हो जाएगा, ली जो है वो ल में बदल जाएगा। तो ये सारे के सारे नियम हमने, तो सत्यता यहाँ पर है, पुष्टि हो चुकी है कि ये नियम यहाँ पर उदाहरणों पर लागू होते हैं। तो ये 100% हमारी क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आपको पता है कि जो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं वो निगमन विधि में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर वहां उदाहरण से हम नियम की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर हम लोग चलेंगे। तो निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है वो देख लीजिए। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, सबसे पहले क्या है, नियम से उदाहरणों की ओर हम चलेंगे। दूसरा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम चलेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। वहां पर ज्ञात से अज्ञात की ओर था, यहाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलेंगे। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे। सूक्ष्म मतलब नियम सूक्ष्म होते हैं, उदाहरण स्थूल होते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर चलेंगे। हमें नियम पता है तो नहीं है, उदाहरण पता है तो नहीं है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर चलेंगे। अंश से पूर्ण की ओर चलेंगे। कठिन से सरल की ओर चलेंगे। तो ये सारे के सारे जो शिक्षण सूत्र हैं वो आगमन विधि के उल्टे होते हैं नियम विधि में या निगमन विधि में। ये बात आपको क्लियर हो गई, तो ये लिख लेना है आप लोगों को। तो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, कठिन या जटिल से सरल की ओर हम लोग निगमन विधि में चलते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र हो जाते हैं किसके, निगमन विधि के।
आगे बात करते हैं यहां पर, अब निगमन विधि के जो गुण हैं या लाभ हैं वो क्या है। भाई निगमन विधि से क्यों पढ़े, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या लाभ हैं, ये चीज भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो निगमन विधि के जो लाभ हैं, निगमन विधि के जो गुण हैं, वो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्या है, उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने के लिए सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। निगमन विधि जो है उच्च स्तर पर जो है व्याकरण पढ़ाने के लिए सर्व उपयुक्त विधि मानी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उच्च स्तर पर जो है व्याकरण पढ़ाने के लिए सर्व उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, व्याकरण विधि। नंबर 2 पर है, एक साधारण शिक्षक भी इस विधि से सफलतापूर्वक व्याकरण पढ़ा सकता है। यानी कि साधारण शिक्षक भी सफलतापूर्वक इस विधि से क्या कर सकता है, व्याकरण पढ़ा सकता है। तीसरे नंबर पर है, इस विधि के प्रयोग से शिक्षक के समय एवं परिश्रम की बचत होती है। बिल्कुल सही है। देखो एक तो सबसे मेन चीज हो गई, उच्च स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है ये विधि निगमन विधि व्याकरण पढ़ाने के लिए। एक विधि हो गई, साधारण जो अध्यापक है वो भी इस विधि से व्याकरण पढ़ा सकता है। दूसरा यहां पर आपका गुण या लाभ हो गया कि इस विधि के प्रयोग से शिक्षक का समय भी बचता है और उसका परिश्रम भी बचता है इस विधि से। अगला आता है यहां पर निगमन विधि का लाभ या गुण, इस विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है। सबसे मेन बात तो यह है कि इस विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो पाठ्यक्रम भी हमारा समय पर पूर्ण हो जाता है। पांचवा नंबर है, इससे पाठ के विकास की गति तीव्र हो जाती है। बिल्कुल सही। और जब पाठ्यक्रम समय पे पूर्व हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, तो फिर 100% विकास की जो गति है वो भी तीव्र हो जाएगी। छठा नियम या छठा यहाँ पर लाभ या गुण आ जाता है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का तीव्र विकास होता है। ये बात याद रखना भाई, ऐसी विधि जो व्याकरण शिक्षण पढ़ाते हैं उस स्मरण शक्ति का बहुत तीव्र गति से विकास किस विधि के माध्यम से होता है, तो वो निगमन विधि है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से यहां पर याद रखना, ठीक है। सातवां आता है, इस विधि से व्याकरण शिक्षण में शिक्षक अधिक रुचि लेते हैं। और इस विधि से व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षक जो है अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि उनके सामने सब कुछ होता है, उनको इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती, उदाहरणों को सोचने की जरूरत यहां पड़ती नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। 8वें नंबर पर बात आती है और 8वां नंबर है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी अधिकतर इसी विधि के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस विधि के आधार पर किया जाता है, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का निर्माण तो वो इसी विधि के आधार पर किया जाता है। तो ये सारे के सारे निगमन विधि के लाभ या गुण हम कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब यहां पर आता है सबसे मेन जो मुद्दा है वो निगमन विधि का। तो निगमन विधि में जब लाभ है तो कुछ कमियां भी होगी भाई। जब निगमन विधि में कुछ लाभ हैं तो कमियां भी सामने आएगी ना, जैसे आगमन विधि में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो निगमन विधि के दोष या कमियां देखो, सबसे पहले छोटे बालकों को यानी कि प्राथमिक स्तर में व्याकरण सिखाने के लिए ये विधि उपयुक्त अनुपयुक्त मानी गई है। सबसे मेन बात है कि प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयुक्त है ही नहीं, छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए विधि अनुपयुक्त मानी गई है। दूसरा यहां पर दोष क्या है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अगर निगमन विधि से व्याकरण पढ़ाया जाएगा तो यह ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी सा होता है। अगला है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस विधि का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बालकों में क्या हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है। चौथे नंबर पर क्या है, यह विधि पूर्णतः अध्यापक केंद्रित विधि मानी गई है। देखो सबसे मेन बात तो ये, प्राथमिक स्तर पर इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो प्राथमिक स्तर पर यह विधि अनुपयुक्त है। दूसरी बात है कि ज्ञान इस विधि से अस्थायी होता है। तीसरी बात है, रटने की प्रवृत्ति जो है बालकों में बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। और यह विधि पूर्णतः अध्यापक केंद्रित विधि मानी गई है। ये इसके दोष हैं भाई। ठीक है। पांचवा दोष क्या होता है, ये व्याकरण शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण शिक्षण की जो निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है, तो लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं, पता नहीं क्यों। आगे देखो छठे नंबर पर, इस विधि के प्रयोग से बालकों में समझने एवं खोजने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता। बालक के अंदर इस विधि को अगर हम प्रयोग करेंगे तो समझने खोजने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित नहीं होती है इस विधि से अगर हम बात करें तो। ठीक है,
यहां तक की बात हो गई। अब निगमन विधि के जो रूप है, निगमन विधि प्रणाली के जो रूप है वो भी आप देख लीजिए। निगमन विधि के रूप, प्रणाली के रूप कौन कौन से? सिद्धांत या प्रणाली भी कहते हैं, इसके दो रूप होते हैं। एक तो होता है सूत्र प्रणाली और एक होता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। आपसे पूछा जाए निगमन विधि के कितने रूप होते हैं या निगमन प्रणाली के कितने रूप होते हैं, तो आप लोगों को दो बताने हैं। तो एक तो हो जाएगा सूत्र प्रणाली और एक हो जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। याद रखिए, इन दोनों को व्याकरण शिक्षण में पढ़ा गया है, अन्य विधियों में नहीं। केवल इन दोनों को व्याकरण शिक्षण में पढ़ा जाता है, अन्य विधियों में बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। विशेष तथ्य में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विशेष तथ्य कहीं ना कहीं हम लोगों के फायदेमंद हो जाते हैं और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो क्या होता है, संस्कृत में लगभग सभी प्रसिद्ध व्याकरणों द्वारा व्याकरण शिक्षण के लिए निगमन विधि का ही समर्थन किया गया है। भाई संस्कृत में तो ये विधि बहुत यूजफुल है। संस्कृत में जितने भी व्याकरणाचार्य हुए हैं उन्होंने इस विधि को जरूर जरूर निश्चित रूप से अपनाया है और कहा है। देखो पाणिनि के द्वारा निगमन विधि को अपनाया गया, कात्यायन ने भी निगमन विधि को अपनाया और पतंजलि में ने निगमन विधि का समर्थन करते हुए आगमन विधि की ओर बढ़े हैं। तो याद रखना, पाणिनि ने भी निगमन विधि, कात्यायन ने निगमन विधि और पतंजलि जो है निगमन विधि से आगमन विधि की ओर चले हैं। तो याद हो जाएगा, संस्कृत में पाणिनि ने भी व्याकरण को पढ़ाने के लिए, व्याकरण को लिखने के लिए निगमन विधि का ही सहारा लिया और इसके बाद में कात्यायन वररुचि के द्वारा भी निगमन विधि को ही सही बताया है और पतंजलि भी निगमन विधि से ही आगमन विधि की ओर जाते हैं। तो यहां तक की बात आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने आपको निगमन विधि और आगमन विधि संपूर्ण तरीके से बता दी है। और भी देखो, अब तीसरी विधि आती है आगमन निगमन विधि। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, निगमन आगमन विधि भी पढ़ा, फिर दूसरी निगमन विधि पढ़ा, अब तीसरी आती है आगमन निगमन विधि। मेल, दोनों का ही मेल है इसके अंतर्गत। तो देखो यहां पर दोनों को किस तरह से मिलाया गया है, बहुत अच्छी विधि है आगमन निगमन विधि। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यह भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे सही होगा यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उपयुक्त दोनों प्रकार की विधियों का एक साथ प्रयोग करने लगता है, अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर छात्र की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है या तदुपरांत या उसके बाद में उस नियम पर आधारित अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, तब वह आगमन निगमन विधि कहलाती है। देखो सिंपल सी बात है, आगमन निगमन विधि का मतलब यही है कि पहले उसने उदाहरण प्रस्तुत किए, फिर उसने नियम बनाए, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए, फिर नियम बनाए, लेकिन छात्रों के माध्यम से वो नियम की ओर चला तो वहां पर आगमन निगमन विधि ही मानी जाएगी। बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उपयुक्त दोनों प्रकार की विधियों का एक साथ प्रयोग करता है, अगर एक साथ प्रयोग करता है तो फिर वो आगमन निगमन विधि ही कहलाएगी। कैसे? पहले उदाहरण प्रस्तुत किए, पहले उसने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके बाद में क्या किया, एक साथ उपयोग, उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों की या छात्रा की या छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है। उदाहरण प्रस्तुत करके नियम की स्थापना कर रहा है या छात्रों से नियम स्थापित करवाता है, उसके बाद में नियम पर आधारित अन्य अन्य उदाहरणों को भी प्रस्तुत करता है, तब वह आगमन निगमन विधि कहलाती है। अगली बात आती है, इस विधि को व्याकरण शिक्षण के अर्वाचीन यानी कि आधुनिक विधियों में शामिल किया गया है। तो याद रखना, जो आगमन निगमन विधि है इस विधि को अर्वाचीन विधियों में या आधुनिक शिक्षण विधियों में गिना जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, प्राचीन विधियां, अर्वाचीन विधियां, इस तरह से सारी विधियां किस किस में गिनी जाती है, सारी विधियां मैंने आपको बता दी थी। आगे बात करते हैं, सभी भाषाओं यानी कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि में एवं स्तरों प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक या उच्च स्तर पर जो है व्याकरण शिक्षण के लिए यही विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आगमन विधि निगमन विधि, आगमन निगमन विधि में सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि या सभी भाषाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, तो यही विधि है। ये चाहे आप उच्च स्तर की बात करो या प्राथमिक स्तर की बात करो या फिर माध्यमिक स्तर की बात करो, कैसे भी बात करो, आपके लिए यह विधि ही सर्वश्रेष्ठ है, आगमन निगमन विधि। यानी कि आगमन और निगमन विधि को एक साथ यूज करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ा रहे होंगे। यहां पर
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन भी समझ लो। यहां पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आपको बताना है आगमन निगमन विधि। अगर आगमन में दिया हुआ है, निगमन भी दिया हुआ है, आगमन निगमन भी दिया हुआ है, सूत्र विधि भी दिया। सूत्र विधि किसको कहते हैं? निगमन विधि को ही कहते हैं भैया, याद रखना। तो याद रखना, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? आगमन निगमन विधि। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? अब यहां पर आपको आगमन निगमन एक साथ नहीं दी हुई, तो आगमन और निगमन विधि में जो आपको चूज करना है, तो फिर आप क्या चूज करोगे? आगमन विधि को ही देखोगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपसे पूछा गया व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार देखना, उसमें आगमन निगमन और आगमन निगमन दोनों दी हुई है, तो फिर आगमन निगमन एक साथ दी हुई है तो उसको सर्वश्रेष्ठ मानना है। अगर आपको व्याकरण शिक्षण के सर्वश्रेष्ठ विधि में आगमन निगमन विधि एक साथ किसी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आगमन विधि को ही सही मानना है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो हमने आगमन विधि पढ़ा, निगमन विधि पढ़ा और फिर आगमन निगमन विधि पढ़ा व्याकरण शिक्षण के लिए। तो यहां तक की कोई बात, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं अब अगली क्लास में जो भी शिक्षण विधि आएगी। और आगमन निगमन विधि में मैं आपको बता देता हूं, अगली जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि को हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण में ही अगली विधि आएगी हमारे, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। ठीक है साथियों, तो आप नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको यहां से बेटर और इससे अच्छे नोट्स और इससे अच्छी समझ आपको कहीं से भी नहीं आ सकती है, मेरा दावा है। और इतने आसान भाषा में आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आपकी शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड के पहले खत्म हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब ये मार्च में खत्म हो जाएगी शिक्षण विधियां। जय हिंद, जय भारत।